नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोगों ने जहाँ ख़त्म किया था अपने क्लास को, उसके बाद आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि पीछे जो हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में उसे एक बार थोरोली रिवाइज कर लें, उसे अच्छे से याद कर लें। आई होप सो आप सबको वो टेबल याद हो गया होगा जिसमें हम लोगों ने प्योर और इनप्योर सब्सटेंसेस के वेरियस फॉर्म्स को या वेरियस पार्ट्स को देखा था। तो उसी के अकॉर्डिंग जाते जाते हम लोग प्योर सब्सटेंसेस कंप्लीट कर चुके थे। प्योर सब्सटेंसेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, एलिमेंट्स के सब डिविजन्स को पढ़ा। एलिमेंट्स के सब डिविजन्स में क्या क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। उसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड्स पढ़ा, कंपाउंड्स का सब डिवीजन पढ़ा। कंपाउंड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके साथ ही हमारा प्योर सब्सटेंसेस, लास्ट में हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंसेस पढ़े। फिर हम लोग मूव किए किसके ऊपर? इम्प्योर सब्सटेंसेस के ऊपर। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही हम लोग मिक्सचर्स भी बोलते हैं। मिक्सचर्स को हम लोगों ने पढ़ा कि मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग पढ़ चुके। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी होमोजीनियस मिक्सचर्स किसे बोलते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, और फर्दर हमें कौन से टॉपिक्स की ओर बढ़ना है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोलते किसको हैं? A mixture is said to be heterogeneous if it does not have a uniform composition and also has a visible boundary of separation between the constituent. हम लोगों ने होमोजीनियस में देखा था कि उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, जो मिक्सचर होता है, पूरा यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है। लेकिन हेट्रोजीनियस में जस्ट उसके ओपोजिट, इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता और इनके बीच जो कंस्टिट्यूएंट्स मिले होते हैं मिक्सचर्स बनाने के लिए, उनके बीच विजिबल बाउंड्री दिखता है कि पहला पार्टिकल यहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस मिक्सचर में जो दो पार्टिकल्स मिले हैं, फर्स्ट का बाउंड्री कहाँ तक सीमित है और उसके बाद का बाउंड्री कहाँ तक सीमित है, ये हमें साफ साफ देखने को मिलता है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें हमें दो चीजों की बाउंड्री प्रॉपर दिखते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कॉमन सॉल्ट इज रिगार्डेड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नो डाउट दे आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, दैट इज सॉलिड फेज। क्योंकि सैंड जो बालू होता है वो भी एक सॉलिड है, कॉमन सॉल्ट हमारा नमक वो भी एक सॉलिड है। अगर इन दोनों को हम लोग मिला दें तो इनका जो सोल्यूशन या जो मिक्सचर बनेगा उसे हम बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर के लिए जरूरी नहीं है कि सॉलिड को गैस में ही मिलाएं, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में। सेम फेज को सेम फेज में मिला के भी हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। और दोनों क्या है, दोनों का जो बाउंड्री है सेपरेशन का बिल्कुल क्लियर होगा। बालू एकदम अलग से पता चलेगा और नमक जो है बिल्कुल अलग पता चलेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को पहचानने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। The particles of sand and common salt can be easily seen in the mixture. जो मिक्सचर वहां पे होगा, कहीं पे भी आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, तो जो मिक्सचर हमें सामने दिखेगा उसमें सैंड का मतलब बालू का और नमक का जो विजिबल बाउंड्री होगा, दोनों का जो अलग थलग रूप होगा वो बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई देगा। उसमें कोई कंफ्यूजन हमें या किसी प्रकार का किसी पहचानने में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं बन जाएगा कि हमें पहचानने में बहुत दिक्कत होगा कि बालू कहाँ पे है या नमक कहाँ पे। एग्जाम्पल हम लोग दूसरा भी लेट कर सकते हैं, पानी और बालू का मिक्सचर बना दे। अगर हम लोग पानी और बालू का मिक्सचर बना दे तो ठीक है, मिला तो देंगे, लेकिन क्या होगा, बालू जो है जाके आराम से अपना एक बाउंड्री फॉर्म कर लेगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी बिल्कुल ऊपर हमें साफ साफ अलग दिखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे मिक्सचर जिसमें दोनों कंस्टिट्यूएंट साफ साफ अपने विजिबल बाउंड्रीज के साथ दिखे, उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सिमिलरली ऑयल एंड वाटर फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तेल और पानी ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। हियर आल्सो
बोथ द कंस्टिट्यूएंट आर इन लिक्विड बट दे हैव डिफरेंट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यहाँ भी जो तेल और पानी दोनों है, दोनों कंस्टिट्यूएंट क्या है, लिक्विड्स है। तेल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, लेकिन अगर इनका मिक्सचर बनाया जाए तो कभी आप बना के देखना, आप देखोगे कि पानी जो है नीचे रह जाएगा, तेल जो है अलग सा लेयर बना के पानी के ऊपर वहां सिचुएटेड हो जाता है, वहां अलग ही बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाता है। तो कभी भी अगर तेल और पानी का मिक्सचर बना तो तेल हमें बिल्कुल अपर लेयर में दिखेगा और वाटर जो है नीचे दिखेगा। तो ऐसा मिक्सचर नहीं होगा कि ऊपर से नीचे तक हमें देखने में बिल्कुल बराबर लगे, एक जैसा लगे। तो वैसे सारे मिक्सचर्स जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट हैं अपना विजिबल बाउंड्री फॉर्म करते हैं, अलग सा बाउंड्री फॉर्म करते हैं, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। बोथ ऑयल एंड वाटर आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेयर। यहाँ पे दोनों पानी और जो तेल है वो डिफरेंट लेयर्स के साथ प्रेजेंट होंगे। तो एक बार फिर से हम लोग दोनों के बीच थोड़ा समझ लें। होमोजीनियस मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स जिनका कॉम्पोजिशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है। दो कंस्टिट्यूएंट अगर उसमें मिले हैं तो हम दोनों को अलग अलग नहीं पहचान सकते। हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, सॉल्यूशन ऑफ सैल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जिसमें सैल्ट जो है इतनी अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाता है कि हमें उसमें अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो उसमें हम लोग नमक को अलग से पहचान नहीं कर सकते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वैसे मिक्सचर्स होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में मिले हुए हैं उनको उनका जो बाउंड्रीज है वो बिल्कुल अलग फॉर्म होता है, अलग अलग दोनों का फॉर्मेशन होता है, और इसे हमें पहचानने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये मिक्सचर्स सेम फेज के भी हो सकते हैं, अलग अलग फेज के भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मिक्सचर हमें प्रोवाइड किया गया है। तो अब अगर आपको कुछ मिक्सचर्स दिए जाएं और आपको बोले जाएं कि इसमें से कौन हेट्रोजीनियस है, कौन सा होमोजीनियस है, तो ये आपको पहचानना होगा कि कौन सा मिक्सचर किस कैटेगरी के अंदर आएगा, उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो कैसा मिक्सचर फॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे। आगे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपना देखते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिफरेंस किसमें, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में। कंपाउंड भी हम लोग पढ़े हैं, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर्स भी अलग अलग चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस होगा। तो क्या डिफरेंसेस है ये अब हमें पढ़ना है, लेट्स सी। फर्स्ट है, इन कंपाउंड्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली। कंपाउंड में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन जो होता है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शन वहां पे होता है। लेकिन मिक्सचर्स में टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड एंड नॉट केमिकली कंबाइंड। इसमें क्या किया जाता है, सिंपली मिला दिया जाता है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन, किसी तरीके के केमिकल प्रोसेस का कोई यूज नहीं होता। कंपाउंड्स में ये एक वेरी बहुत वैलिड पॉइंट है कि केमिकल कॉम्बिनेशन के बिना ये बनता ही नहीं है, केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ ही ये बनता है। केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता ही होता है, लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस का फॉर्म है, लेकिन मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड्स में क्या होता है, एलिमेंट्स जो हैं कंबाइंड होते हैं किसमें, फिक्स्ड रेशियो में, उसके मास के बेसिस पे। यहाँ जो मास वर्ड बार बार यूज किया गया है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में वैसे तो पढ़ना है, थोड़ा नॉलेज आप लोग ले लो कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो उसको पीरियोडिक टेबल में घर मिला है, ये उसको मिला है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन जो यहाँ पे बाकी चीजें काम की जाती हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ना करके हम लोग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे करते हैं। अब एटॉमिक मास कहाँ से आया, तो हर एलिमेंट का अपना अलग एटॉमिक मास होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ जो मास का बात कर रहा है वो वही उसके एटॉमिक मास के बारे में बोल रहा है। एटॉमिक मास मतलब उसके एटम का मास, ठीक। तो कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं अपने एटॉमिक मास के बेसिस पे, लेकिन मिक्सचर्स में जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में नहीं होते, वो वैरी कर सकते हैं, कभी भी ज्यादा कम हम लोग उसको कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड जो होंगे हमेशा होमोजीनियस होंगे, मतलब कि यूनिफॉर्म होंगे, एक जैसे दिखेंगे। मिक्सचर्स होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच। शायद
अगर हम बाकी टॉपिक समझ जाए तो इनके डिफरेंसेस हम खुद से ही लिख पाएंगे, हमें उतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अब इस चूंकि मिक्सचर्स कंप्लीट हो गया और हम लोग एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। पहले तो हमें इसे क्लासिफाई करना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। क्लासिफाई करने के बाद हमें फिर उसे क्लासिफाई करना है, सेपरेट करना, अलग करना है। किस बेसिस पे? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बेसिस पे। और अगर मिक्सचर है तो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, इस बेसिस पे। मतलब दो डिविजन्स आपको करने हैं। पहला तो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस आपको छांट लेना है कि कौन कौन प्योर सब्सटेंसेस है इसमें, कौन कौन इम्प्योर सब्सटेंसेस है। और उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में छांट देना है और मिक्सचर्स को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है सब्सटेंसेस का नाम, आपको इसी को डिवाइड करना है। टोटल आपको 12 दिए गए हैं। एयर है, मिल्क, ग्रेफाइट, गैसोलीन, डायमंड, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ऑक्सीजन, ब्रास, 22 कैरेट गोल्ड, स्टील और आयरन। इन 12 सब्सटेंसेस को आपको टेबल फॉर्म करके डिवाइड करके अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, जस्टिफिकेशन देना है इसको। किसके लिए? एयर के लिए, कि एयर एक मिक्सचर है, कंपाउंड क्यों नहीं है। किसी भी जस्टिफिकेशन, कोई भी आप क्वेश्चन लिखोगे, आपको उसमें कम से कम 3 वैलिड पॉइंट्स जरूर देने हैं। 3 इसलिए कि ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको उतना पॉइंट वहां पे शो करना होगा। अगर आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखते हो और एक्सपेक्ट करते हो तो टीचर आपको 3 मार्क्स दे, तो ये थोड़ा गलत एक्सपेक्टेशन होगा। तो कोशिश करो आप जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उतना वैलिड पॉइंट्स वहां पे दे सको। ज्यादा दो बेटर है, कम दो ये खराब है, बराबर दोगे तो ठीक ही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग बना लेना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। Solution, it is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances. ये क्या होता है? दो ऐसे मिक्सचर्स का, होमोजेनियस मिक्सचर, दो ऐसे सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है जो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर रिएक्ट करेंगे तब तो वो रिएक्शन कर लेंगे और फिर केमिकल बॉन्डिंग के साथ केमिकल कंपाउंड बना लेंगे। लेकिन जो रिएक्ट नहीं कर सकते वो क्या बनाते हैं? मिक्सचर्स। ऐसे मिक्सचर्स जो रिएक्ट नहीं करते वो सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन दो कंस्टिट्यूएंट से जाना जाता है। ठीक, दो कंस्टिट्यूएंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट बोलते किसको हैं? द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व टू मेक द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में मिलाया जाए सॉल्यूशन को बनाने के लिए। हम लोग एक सॉल्यूशन मान लेते हैं नमक और पानी का सॉल्यूशन। ठीक, रिएक्ट नहीं करते, ये सॉल्यूशन बनाते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे जो नमक है जो पानी में मिलाया जाएगा, ठीक, सॉलिड सब्सटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं। जो सॉल्वेंट में मिलाया जाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है लाइक सैल्ट, शुगर एटसेट्रा। तो सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? द मीडियम इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व। वो मीडियम, वो चीज जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है, सॉल्यूट को घोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक, अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? वो मीडियम जिसमें सोल्यूट को डुबाया जाए उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, लेकिन कंफ्यूजन रह गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो सॉल्वेंट हमेशा वो मीडियम रहेगा। एक और तरीका आप लोग मान सकते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा वो मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा और सोल्यूट हमेशा वो चीज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। सॉल्यूशन में कोई तो ज्यादा कम होता है, ये बराबर बराबर तो हम लोग कुछ करते नहीं है।
तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, थोड़ा समझने के लिए हम बोल रहे हैं डेफिनेशन, ये हम लोग बिल्कुल नहीं लिख सकते, डेफिनेशन जो आपको यहाँ दिया हुआ है वही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर समझने में कभी दिक्कत हो तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम सोल्यूट बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये कितने टाइप्स का होता है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। मतलब सॉलिड का भी सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड्स का भी बन सकता है और गैसेस का भी बन सकता है। ठीक। तो सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? इन दीज सॉलिड एक्ट्स एज सॉल्वेंट। मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, तभी तो वो घोलेगा ना किसी चीज को। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट का काम करेगा, घुलाने का काम करेगा, कोई भी चीज को अपने अंदर अगर सॉलिड घुलाए तो उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? इन दीज लिक्विड्स एक्ट एज अ सॉल्वेंट। यहाँ जो सॉल्वेंट का काम करेगा वो कौन करेगा? लिक्विड करेगा। लिक्विड जो है अपने आप में बाकी चीजों को घुलाएगा, बाकी चीजों को अपने में घोलने का कोशिश करेगा। गैसियस सॉल्यूशन, इन दीज गैसेस एक्ट्स एज सॉल्वेंट। यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन जिसमें गैसेस जो हैं सॉल्वेंट का काम करेंगे, गैसेस जो हैं खुद में चीजों को डिसॉल्व करने का काम करेंगे, वैसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तीनों का। सुगर इन वाटर, इन दिस sugar is the solute while water acts as the solvent। यहाँ पे अगर कभी भी हम लोग चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाए तो हमेशा पानी में हम लोग क्या करेंगे? चीनी को डालेंगे। तो चूंकि यहाँ पे पानी जो है घुलाने का काम कर रहा है, डिसॉल्व कराने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे सुगर जो है क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर क्या कर रहा है? सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? चूंकि वाटर सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। एयर को देखते हैं। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। हवा जो है एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें किसी भी गैस का बाउंड्री ऑफ सेपरेशन पता नहीं चलता। कौन सा गैस, नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, आप हवा देख के कभी नहीं बता पाओगे कि यहाँ से यहाँ तक नाइट्रोजन है, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन है और बाकी गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। हवा हमें कंप्लीट एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है, किसी भी गैस का बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हमें अलग नहीं दिखता। तो इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है। किस चीज का? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का। तो यहाँ चूंकि गैसेस में ही गैसेस का कॉम्बिनेशन है, गैसेस ही गैसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करा रहे हैं, तो ये किस चीज का सॉल्यूशन हुआ? गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ। थर्ड हम देखते हैं ब्रास। एलॉय में हम लोग पढ़े थे। इट इज एन अलॉय विच कंटेन्स कॉपर एंड जिंक। ये एक एलॉय है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं किस चीज से मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे 70% शायद रहता है, वो क्या करता है? जिंक को खुद में डिसॉल्व करता है। मतलब एक सॉलिड है जो किसी सॉलिड को ही अपने आप में डिसॉल्व करा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया कि सॉल्यूशन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, प्लस उनका एग्जाम्पल भी देख लिया कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग कैसे उसे समझ सकते हैं। अब ये आप मत समझिएगा कि आपका सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें सॉल्यूशन में पढ़ना है, लाइक उनके कंसंट्रेशन, उनके सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है सॉल्यूशन का। तो काफी छोटी छोटी बट इम्पोर्टेंट चीजें। और जस्ट इस टॉपिक के बाद आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपको बनाना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अभी तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, या अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़ाई हो गए और आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जल्द से जल्द आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फर्दर जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो, पता चला टॉपिक ही नहीं पता, तो न्यूमेरिकल्स कभी नहीं बनेगा। और इसी टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, इस चैप्टर से स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल्स आपके आते ही आते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाई हुआ उसे अप टू डेट कर लो। आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी हम दे रहे हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद एक लेक्चर आपका आ रहा है, तो 15 मिनट के क्लास के लिए 2-3 दिन बहुत सफिशियंट है। पता है आपके ऊपर बहुत बर्डन होगा, और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको तो प्रॉपर शेड्यूल बना के चलना ही पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, और जो भी बचा है मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर बहुत बच्चे ऐसे सोच के बैठे हुए कि ये तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी चल रहा है और स्कूल खुलने के बाद फिर से सारा कुछ अच्छे से पढ़ाई होगा, तो अगर टाइम ही नहीं रहा तो सारा कुछ टीचर तो पढ़ा देंगे, लेकिन आप कैसे पढ़ोगे ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है।
कि जब इतना टाइम मिल रहा है तब आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर आगे कैसे पढ़ पाओगे, आपका शेड्यूल कैसे बनेगा, गॉड नोज। फिर भी मेरा यही आपके लिए सुझाव होगा कि प्लीज़ अटेंशन दीजिए, क्लासेस को देखिए। फर्स्ट क्लास आप खुद देखोगे कितने सारे बच्चों ने देखा था, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रहे हैं लोगों के व्यूज भी कम होते चले जा रहे हैं, तो ये साफ समझ में आता है कि सारे बच्चे क्लासेस देख नहीं रहे। हमारे स्कूल का स्ट्रेंथ आई थिंक सो 9 का 200 के लमसम होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि सारे बच्चे क्लासेस देख रहे होंगे। तो प्लीज क्लासेस देखिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वर्क हार्ड। हाँ, कोशिश कीजिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, वर्क हार्ड।